आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा बिहार बोर्ड कक्षा 7 की नई पुस्तक ज्योग्राफी यानी कि हमारा पर्यावरण का पहला पार्ट जो कि है पर्यावरण। तो किताब खोल लीजिए आप सब, और इस वीडियो के अंत में आप सबको मिलेगा इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन और उसके सही आंसर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपके पहले लेसन का जो पहला पेज है वो कुछ इस तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पेज में मेनली आपको दो चीज़ देखना है। पहला तो पर्यावरण क्या है, और दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा कि मानव जो है पर्यावरण को किस प्रकार से क्षति पहुँचाता है, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए आते हैं दूसरे स्लाइड पर। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पर्यावरण क्या है, ठीक है। तो आइए इस चित्र से समझने का कोशिश करते हैं। तो ना सिंपल सा भाषा याद रखिएगा कि हमारे आस पास की सभी चीज़ें पर्यावरण का ही हिस्सा है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर एक वृक्ष दिख रहा होगा, ये भी पर्यावरण है। मानव यानी कि हम लोग, ये भी पर्यावरण है। पक्षी, जानवर, नदी, मैदान, वृक्ष, हवा, ये सभी चीज़ें जो भी आप देख सकते हैं वो सब क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे, जानवर, नदी, हवा व इंसान सभी क्या हैं, तो सभी पर्यावरण का ही हिस्सा है, ठीक है। तो फिर अगला पॉइंट है कि पर्यावरण को जो है मानव किस प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है। तो मानव किस प्रकार से पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, तो ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ना आप लोग ये देख रहे होंगे, ये एक फैक्ट्री है जिससे ये धुआं, काला काला धुआं निकल रहा है। तो ये जो काला धुआं है ना, ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से तथा कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो गैसें हैं ना, ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। सिंपल से जानिए, ये वायु को क्षति पहुंचाती है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि वायु क्या है, पर्यावरण है। तो वायु को क्षति पहुंचा रहे हैं यानी पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। फिर उसी तरह हम घूमने जाते हैं, तो किसी नदी के किनारे जब हम घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ का जो हमारा कचरा, हमारे द्वारा यूज़ किया हुआ कचरा होता है ना, तो वो कचरा को हम उसी नदी में बहा देते हैं। तो इस तरह हम लोग नदी को क्या पहुंचा रहे हैं, तो क्षति पहुंचा रहे हैं। और हमको पता है कि नदी भी क्या है, पर्यावरण। तो नदी को क्षति पहुंचाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। फिर हम लोग जो कार, मोटरसाइकिल ये सब यूज़ करते हैं, तो उससे भी ना धुआं निकलता है। और ये धुआं भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि वायुमंडल यानी कि वायु अर्थात पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है। पर्यावरण को क्या कर रहा है, तो क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जो हैं प्रायः किसी न किसी तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंचाते आते हैं, ठीक है। फिर आइए हम लोग आ जाते हैं दूसरे पेज पर। ये आपके बुक का दूसरा पेज होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें ना मेनली हमको क्या पढ़ना है, तो ये दूसरे पेज में ना हमको मेनली पढ़ना है पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, तो आइए एक बार हम नेक्स्ट पन्ना पे देखते हैं कि पर्यावरण के घटक क्या हैं। तो ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। वो सभी चीज़ें, क्या बोल रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो पर्यावरण में शामिल हैं, जो पर्यावरण में शामिल हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं पर्यावरण के घटक, ठीक है। तो ये पर्यावरण के घटक में क्या सब आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, वृक्ष, नदी, मैदान, हवा, इमारत, पुल, सड़क, मानव आदि, ये सभी चीज़ें क्या है, पर्यावरणीय घटक क्या कहलाती हैं, तो पर्यावरणीय घटक कहलाती हैं। अब ये पर्यावरणीय घटक ना मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पर्यावरणीय घटक 3 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक, यानी वैसे घटक जो कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए हों। जैसे क्या पेड़ पौधों को हमने बनाया है, तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे तो पहले से बने हैं, यानी प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। क्या नदी को हमने बनाया है, नहीं। क्या मैदान को हमने बनाया है, नहीं। क्या जल को हमने बनाया है, नहीं। क्या वायु को हमने बनाया है, नहीं। तो वे सारी चीज़ें, पहाड़ हो गई, मैदान हो गए, पठार हो गए आदि, जो भी चीज़ें हैं जिसको प्रकृति स्वयं बनाती है, तो वैसे चीज़ों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, तो वैसे चीज़ों को बोलते हैं प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक। क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक। फिर मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक क्या होता है, तो वैसे पर्यावरणीय घटक यानी पर्यावरण में मौजूद वैसे चीज़ जिसको मानव ने बनाया है। जैसे ये इमारत जो है, ये किसने बनाया है, तो मानव ने बनाया है। ये सड़क
किसने बनाया है? तो मानव ने बनाया है। पुल किसने बनाया? मानव ने। रेल मानव ने। पंखा मानव ने। तो जो भी चीज़ें मानव ने बनाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक। फिर एक होता है मानव पर्यावरणीय घटक। मानव मतलब वैसा चीज़ ना जिसमें मानव शामिल होता है। जैसे परिवार भी तो पर्यावरण ही है ना। क्या हमारे चारों तरफ में परिवार शामिल है ना? तो परिवार किससे बनता है? मानव के शामिल होने से ही परिवार बनता है। तो परिवार हो गया, धर्म हो गया, ठीक है, जाति हो गई, समाज हो गया, समुदाय हो गया। तो ये सारी कौन से घटक हैं? तो ये है मानव पर्यावरणीय घटक। फिर ना ये जो प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक है, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। ये जो प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक है इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक ऐसी चीज़ें जो सजीव हैं और एक ऐसी चीज़ें जो निर्जीव हैं। जो क्या है? निर्जीव हैं। तो जो सजीव वाले प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक हैं वही कहलाते हैं जैविक पर्यावरणीय घटक या जीवीय पर्यावरणीय घटक। फिर जो निर्जीव वाली पर्यावरणीय घटक है, जैसे नदी निर्जीव है लेकिन पेड़ क्या है? सजीव। तो पेड़ क्या हो जाएगा? जैविक पर्यावरणीय घटक का उदाहरण। वहीं नदी क्या हो जाएगा? तो अजीवीय पर्यावरणीय घटक। फिर उसी तरह हवा क्या हो जाएगा? अजीवीय। तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आइए एक बार हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सब चीज़ों का। जैसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक में क्या सब आता है? तो वायु यानी कि वायुमंडल, जल यानी जलमंडल, स्थल यानी स्थलमंडल और सजीव यानी कि जैवमंडल। तो ये सारी चीज़ें जिसमें इमारत, वृक्ष, मैदान, पेड़ पौधे, फिर हवा, पानी, फिर उसके बाद बहुत सारे जानवर, जीव जंतु, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक में। फिर मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक में क्या सब आ जाएगा? तो अभी हम लोग ने बात किया था पुल, सड़क, स्मारक यानी कि इमारत वगैरह, उद्योग, कोई मंदिर मस्जिद वगैरह हो गया, उद्योग हो गया, इमारत हो गया, पार्क हो गया। ये सभी मानव बनाता है, इसलिए ये सभी चीज़ें आ जाएंगे मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक में। ठीक है। फिर उसके बाद मानव में क्या सब आएगा? तो मानव में एक व्यक्ति, हम, आप। तो हम लोग क्या है? मानव हैं। तो हम लोग भी क्या है? पर्यावरणीय घटक हैं। कैसे हैं? तो मानवीय पर्यावरणीय घटक। ये मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक है और ये मानव या मानवीय पर्यावरणीय घटक है। फिर परिवार हो गया, फिर उसके बाद समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षिक हो गया या शिक्षक हो गया, शिक्षक जो भी कह लीजिए। फिर आर्थिक हो गया, राजनीतिक स्थिति हो गया। ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? तो मानवीय पर्यावरणीय घटक में। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया है ना जीवीय यानी सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप और जंतु, ये सब कैसे हैं? जीवीय घटक या फिर जैवीय पर्यावरणीय घटक हैं। फिर अजीवीय पर्यावरणीय घटक या फिर अजैविक पर्यावरणीय घटक में कौन सब आते हैं? तो इसमें स्थल हो गए, हवा हो गया, जल हो गया, ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए आप लोग तीसरे पन्ने पे। हमारा जो तीसरा पन्ना है, आपके पुस्तक का तीसरा पन्ना होगा, वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कुछ प्राकृतिक पर्यावरण के एग्जाम्पल और उनसे संबंधित कुछ वर्ड दिए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से ज़रा, यहाँ पे दिख रहा होगा स्थल मंडल, और फिर उसके नीचे आ जाइए, आपको मिल जाएगा वायुमंडल। ठीक है, और फिर यहीं पर इसी पन्ना में या फिर इसके बाद वाले पन्ना में मिलेगा जलमंडल। ये यहीं पर ये रहा जलमंडल। ठीक है, तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि वायुमंडल क्या है, जैवमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है और जलमंडल क्या है। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि जो हम लोग ने अभी जो पहला लेसन देखा पर्यावरण, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट, जो कि एक फ्रांस का भाषा है, फ्रांस का एक शब्द है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थलमंडल क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पर हम लोग चलते फिरते हैं ना, जिसमें पहाड़ आ गया, मैदान आ गया, रेगिस्तान आ गया, तो इसे ही क्या कहते हैं? स्थलमंडल। ठीक है, इस स्थलमंडल का ही सबसे बड़ा भाग जो है वो कहलाता है क्या? महादेश। क्या कहलाता है? महादेश। और आप लोग को पता है महादेश की संख्या कितनी है? 7, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है वो क्या है? स्थल है। 71% भाग स्थल है तथा 29% भाग जो है वो
जल है। तो ये आप देख रहे हैं स्थलमंडल का एक छोटा सा चित्र, इसमें पेड़, वृक्ष, घर, पेड़, मैदान इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जलमंडल क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जलमंडल जो है पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ पर जल पाया जाता है, यानी महासागर, झील, नदी, ग्लेशियर, भूजल यानी कि भौमजल जिसको कहते हैं। ये आपको आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा फिर से। तो ये जो है ये सारा चीज़ जहाँ पर हो तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जलमंडल। जलमंडल जो है ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ने पीछे देखा कि जो 71% भाग है वो इस जल है, वो क्या है, जल, और 29% जो भाग है वो क्या है, स्थल। 71% भाग क्या है, जल, और 29% भाग जो है वो है स्थल। अब यदि हम लोग 71% को मान लेते हैं ये पूरा 100 है, 100 को यदि जल है तो उसमें से ना 97% जो जल है वो किस में रहता है भैया, खारा, यानी कि जो महासागर वगैरह में मिलता है, समुद्र वगैरह में मिलता है। फिर जो 3% भाग बच गया यही क्या है, हमारा मीठा जल। ये मीठा जल जो है हम सबको डायरेक्ट नहीं मिल जाता है, यही मीठा जल जो है बर्फ़, ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा, झील, नदी और भूमिगत जल के रूप में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जलमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे है वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, इसे मैं लिख देता हूँ कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यदि मैं लूँ, मान के चलिए ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, ठीक है, यहीं पर एरोप्लेन गुजर रहा है एक, यहीं पर बादल भी है। तो ये जो पृथ्वी है ना, तो इसके ऊपर फैले वायु के आवरण को, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं ये एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है, वायुमंडल में। बादल कहाँ रहता है, वायुमंडल में। पक्षी वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो वायुमंडल में। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना लगभग वायुमंडल जो है ये लगभग हज़ारों या यूँ कहे कि 10,000 किलोमीटर तक फैला है। ये वायुमंडल में कुल 5 परत होते हैं। कितने, 5। पहला परत जो ये ऐसे मान लीजिए, ये पहला परत, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, फिर चौथा परत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये जो पहला परत है इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। फिर जो दूसरा परत होता है इसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल। फिर जो तीसरा परत होता है उसको बोलते हैं मध्य मंडल। चौथे परत को बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल। और 5वें परत को बोलते हैं बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। हम लोग आगे के चैप्टर में फिर से इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि हमारे पृथ्वी का वह भाग ना जहाँ पर मृदा यानी कि स्थल मंडल, जल यानी कि जलमंडल और वायु यानी कि वायुमंडल यानी स्थल मंडल, देख रहे हैं ना ध्यान से। जो जैव मंडल उसमें क्या है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है और स्थल मंडल है। तो वैसा भाग ना जहाँ पर वायु, जल और स्थल तीनों पाया जाता हो उसी को क्या बोलेंगे, जैव मंडल। तो जैव मंडल में क्या हो जाएगा, तो जैव मंडल में जल भी आ जाएगा, जैव मंडल में वायु भी आ जाएगा, जल मंडल में स्थल भी आ जाएगा। और जहाँ पे जैव मंडल होगा वहीं पे क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, फिर हमारा ये 2 पेज और बच गया है, तो ये इस पेज पे आ जाइए। इस पेज पे ना ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस पे मेनली आपको जैव मंडल के बारे में बताया गया है जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और उसी का कुछ चित्र दिया हुआ है कि जैव मंडल कहाँ होगा। तो जैव मंडल होगा जहाँ पर जल भी होगा, जहाँ पे स्थल भी होगा और जहाँ पे वायु भी होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, जैव मंडल बोलेंगे। ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक वर्ड याद रखिएगा, अभी आगे आएगा, फिर भी याद रखिएगा कि परितंत्र क्या है। ठीक है ना, तो सिंपल सा जान जाइएगा परितंत्र क्या है। तो हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे जो आसपास की वस्तुएं हैं, जैसे कि एक मान के एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कि एक बकरी ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए, गॉट बकरी। तो बकरी ना आप लोग
हमारे आसपास के क्षेत्र यानी बिहार में बकरी देखते होंगे, तो बिहार में जो बकरी होगा उसका बाल कैसा होगा, तो उसका बाल छोटा होगा। वही यदि आप ले लीजिए हिमाचल प्रदेश या फिर पहाड़ी इलाकों की बकरियाँ, तो उनके बाल काफ़ी बड़े होते हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना जो हमारा क्षेत्र है वो गर्म है। हमारा क्षेत्र कैसा है, तो गर्म है। तो यदि हमारे क्षेत्र का जो बकरी होगा उसका बाल यदि बड़ा हुआ तो उसे ज़्यादा गर्मी लगेगी। जबकि जो पहाड़ी बकरी है, पहाड़ जो है, पहाड़ वहाँ का क्षेत्र कैसा है, तो ठंडा है। वहाँ का क्षेत्र कैसा है, ठंडा है। तो यदि वहाँ के बकरी का बाल छोटा होता तो उसे ठंडी लगती। तो हमारा बकरी, हमारे आसपास के जो जीव जंतु होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो अपने अगल बगल के आसपास के पर्यावरण के साथ जो है अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने शरीर को ढालते हैं। जैसे यदि हमारे आसपास का बकरी जो होता वो हमारे पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित नहीं करता तो उसका भी बाल बड़ा हो जाता। बाल यदि बड़ा हो जाता तो उसे फिर अधिक गर्मी लगती, तो उसे दिक्कत होता सर्वाइव करने में। ठीक उसी तरह यदि पहाड़ पर की बकरियां अपने आसपास के वातावरण के साथ संबंध स्थापित नहीं करती तो उनके बाल छोटे होते। यदि बाल छोटे होते तो उन्हें ठंडा ज़्यादा लगती, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। यानी हमारे आसपास के जीव जो हैं अपने आसपास की पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसी चीज़ को ना परितंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परितंत्र। ध्यान से सुनिएगा आगे कि परितंत्र क्या है। तो परितंत्र क्या है भैया, तो परितंत्र नॉर्मल सा बात है, हम लोग लिखेंगे परितंत्र क्या है में कि हमारे आसपास के जीव जंतु अपने आसपास के वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपना भरण पोषण करते हैं। इसे ही परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लिखा भी है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पादप के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है और यही क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से एक बार यदि आप लिखना चाहें कि हमारे यहाँ यहाँ नहीं आगे होगा, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परितंत्र में लिखा हुआ है कि सभी पेड़ पौधे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परितंत्र। जैसे कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, सागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कह रहा है अगला टॉपिक है हमारा कि मानव पर्यावरण, यानी मानव, ये मैंने कहना क्या चाहता है, ध्यान से सुनिए। मानव जो है ना पर्यावरण का अपने आवश्यकता के अनुरूप कार्य करता है, उसका यूज़ करता है और उसमें धीरे धीरे क्या करता है, बदलाव लाते रहता है। जैसे यदि आप कुछ समय पहले देखिएगा ना, आज से सालों साल पहले, यूँ कहें कि 100-150 साल पहले, 200-300 साल पहले जो एक पद्धति चलता था जिसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता था, तो इसमें ना मानव किसी वस्तु को खरीदने के लिए दूसरे वस्तु को दे देता था। जैसे यदि मान के चलिए आपको गेहूँ चाहिए और मेरे पास मेरे पास गेहूँ है और मुझे मकई चाहिए जो आपके पास है, तो मैं आपको मकई के बदले गेहूँ ले लूँगा आपसे और आप जो है मुझे गेहूँ दे करके मकई ले लेंगे। तो ऐसे आपस में वस्तु को ही बदलना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। परंतु जब मानव को यह सुलभ नहीं लगने लगा तो मानव ने धीरे धीरे क्या किया, मुद्रा का प्रचलन कर लिया। तो पर्यावरण में परिवर्तन लाते गया इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह जो ये आपका लास्ट पेज था और आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है समाप्त। मतलब टॉपिक हो गया ख़त्म, अब आपका क्वेश्चन आंसर। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है परितंत्र क्या है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए आसान भाषा में इसका एक परिभाषा लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप एक एक करके जो है क्वेश्चन उतार सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में जो है इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण क्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारे चारों ओर की वह सारी चीज़ें जो हमें घेरती हैं, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, इन्हें मिलाकर पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा ख नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो वह पर्यावरण, ध्यान से देखिए, वह पर्यावरण जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जैसे पहाड़, नदी, जंगल, समुद्र आदि, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। फिर पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो हम लोग ने पढ़ा था ना पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने हैं, तो 3। कौन सा, तो प्राकृतिक पर्यावरणीय घटक, मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक और
मानवीय या मानव पर्यावरण घटक। इसके अलावा 2 अन्य घटक भी हम लोग देखे थे, कौन कौन सा, तो जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जो है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दें। तो देख लीजिए ध्यान से, सड़क, भवन, पुल और मशीन आदि जो है ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ और भी एग्जाम्पल जो आपने पहले देखा वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है स्थलमंडल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ हम चलते फिरते हैं और जहाँ पहाड़, मैदान, रेगिस्तान आदि होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल भाग का 29% भाग जो है वो स्थलमंडल है और 71% भाग जो है वो क्या है, जलमंडल है। ये बात याद रखिएगा। फिर कह रहा है जैविक पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, तो मनुष्य और जानवर। जैविक है ना, जैविक मतलब जो सजीव है, जैविक मतलब जो सजीव है। तो भैया सजीव कौन है, तो याद है ना 6 क्लास में है, साइंस में पहला दूसरा लेसन है सजीव और निर्जीव। ठीक है, तो ये मनुष्य, जानवर, ये सब क्या है, सजीव हैं। फिर जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, यानी जिसमें मिट्टी हो, जल हो और वायु हो। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, जैव मंडल। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका सही टिक लगाना है, सही आंसर क्वेश्चन पर। तो ना इसमें देखिए ध्यान से, कौन नंबर कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक परितंत्र क्या हुआ, वैसा परितंत्र ना जो कि प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। तो इसमें ना आपका जो आंसर है वो तीनों गलत दिया है। ठीक है, उसमें आपका जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन गलत है शायद, या फिर एक सेकंड रुकिएगा मैं देख लेता हूँ ऑप्शन क्या है। हाँ, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका दिया है मरुस्थल। मरुस्थल, तो भैया मरुस्थल तो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ना, इसमें तो मानव का कोई हाथ नहीं है। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक नहीं है, तो ये तो प्राकृतिक है। फिर दूसरा है ताल। ताल किसको कहते हैं, तो सिंपल सा जान जाइए, छोटा छोटा नदी या झील का जो छोटा रूप होता है ना उसे ही ताल कहते हैं। फिर तीसरा है वन। तो भैया बताओ वन को क्या हम बनाए हैं, नहीं, ये तो प्रकृति द्वारा है, जबकि ये कह रहा है नहीं है। ताल यानी झील, इसको भी तो हम नहीं बनाते हैं ना, इसमें तो पानी होता है, तो ये तो प्रकृति बनाती है। मरुस्थल भी प्रकृति ही बनाती है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। बट यदि लेना पड़े तो हम लोग जो है क्या मरुस्थल ले सकते हैं, क्योंकि मरुस्थल को जो है ना, मरुस्थल क्या होता है, तो मरुस्थल ना, मैंने आप सीधा जान जाइए, मरुस्थल कहेंगे कि जब ना भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मरुस्थल। तो यदि हम भूमि का दोहन करते हैं तो उसके बाद ही ना मरुस्थल बनता है। तो दोहन तो मानव कर रहा है, तो दोहन के पश्चात जो बना उसको मानव बनाने का श्रेय, मानव के द्वारा बनाया गया श्रेय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिएगा। फिर ख नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है स्थल, धर्म और समुदाय। धर्म और समुदाय तो मानवीय है, जबकि स्थल प्राकृतिक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्थल। फिर तीसरा नंबर कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका ऑप्शन है पहाड़, समुद्र और सड़क। तो पहाड़ को तो प्रकृति बनाया है, समुद्र को भी प्रकृति बनाया है, जबकि सड़क को तो मानव बनाया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सड़क, क्योंकि यह इंसानों द्वारा बनाया गया है। फिर ग नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो एक बात बताइए, इसमें आपका ऑप्शन है पादप में वृद्धि, यानी पेड़ पौधों को बढ़ाना। तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो प्रकृति के लिए खतरा थोड़े होगा, वो तो पर्यावरण के लिए और लाभदायक होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या और तीसरा ऑप्शन है फसल। फसल यानी कि पेड़ पौधे, अनाज, तो उसको यदि हम लोग ज़्यादा वृद्धि करेंगे तो वो तो पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि यदि हम लोग जनसंख्या को बढ़ाएंगे तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगा तो पर्यावरण का ज़्यादा दोहन होगा, यानी दुरुपयोग होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि। फिर उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है मिलान करें। कह रहा है जैव मंडल का मिलान किससे होगा, तो ध्यान से सुनिए, जैव मंडल क्या है, तो जीवों और उनके बीच के परिवेश को ही क्या बोलते हैं, जैव मंडल। वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के परत को वायुमंडल। जलमंडल क्या है, जलयुक्त क्षेत्र क्या कहलाता है, जलमंडल। पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, पर्यावरण। स्थलमंडल क्या है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर सॉरी नहीं, ये नहीं होगा, हमारे अगल बगल का जो क्षेत्र, ये इसका ऑप्शन गलत लग रहा है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कारण बताएं कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन लाता है कैसे।
मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका क्या कारण है? तो सिंपल सा हम जानेंगे, क्योंकि मानव जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण में बदलाव करते रहता है। जैसे जंगल को काट कर घर बना देता है, नदी पर बांध बना देता है, तो इसीलिए जो है मानव पर्यावरण में परिवर्तन करते रहता है। फिर दूसरा कारण पूछ रहा है आपसे कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया पौधे जानवर को ऑक्सीजन देते हैं। हमको पता है ना कि जो पेड़ पौधा होता है वो लेता क्या है ऑक्सीजन के दौरान, क्या लेता है? तो ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमको पर्यावरण को देता क्या है? तो ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन को जो है लेता है कौन? मानव एवं जंतु। मानव एवं जंतु। और ये छोड़ता क्या है? तो ये छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे बीच संबंध हो गया ना, ये जो दे रहा है वो हम ले रहे हैं, और जो हम दे रहे हैं वो ये ले रहा है। यानी वही लिख रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे जानवरों को ऑक्सीजन देते हैं और खाना देते हैं, और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और पेड़ पौधों की मदद करते हैं। इस तरह ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।